हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस 1 2021 जनरल नॉलेज पेपर का, और उसमें भी पर्टिकुलर हिस्ट्री सेक्शन का, और वो भी सेट ए। इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर से नहीं देखेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट भी समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, उसका करेक्ट आंसर क्या है, और फ्यूचर सीडीएस एग्जाम के लिए उस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विस या किसी और भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री एनालिसिस ऑफ सीडीएस 1 2021 सेट ए। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गांधी आयरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट। तो गांधी आयरविन पैक्ट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हमें गांधी आयरविन पैक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज्ड इन पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। ऑप्शन सी, the Congress did not agree to the suspension of civil disobedience movement. And option D, the Congress agreed to take part in the second round table. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं गांधी आयरविन पैक्ट के बारे में। गांधी आयरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड आयरविन के बीच हुआ था। इस पैक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्हें रिलीज किया जाएगा, जो भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। राइट, इसलिए ऑप्शन एक गलत है। ये टोटली अपोजिट है। द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज लिखा है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरह ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन बी भी गलत है। गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर हु हैड इंडल्ज्ड इन पीसफुल पिकेटिंग। ऑप्शन बी भी गलत है। गांधी आयरन पैक्ट का अकॉर्डिंग टू पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर और फॉरेन क्लोथ शॉप्स के अलाउ तो किया था, ऐसे लोगों को रिलीज करने का भी प्रोविजन था इसमें। और ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए एग्री किया था। ऑप्शन में लिखा है कि एग्री नहीं किया था, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी, ये अपना आंसर है। तो कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस। उसने क्या किया था? कांग्रेस ने गांधी आयरन पैक्ट के चलते क्या किया था? तो कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन दी सेकेंड राउंड टेबल। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड भील सेवा मंडल इन 1922। भील सेवा मंडल से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें भीम सेवा मंडल के बारे में जानना चाहिए। पहले उसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, किसने फाउंड किया था? ऑप्शन ए, दयाराम गिरुमल। ऑप्शन बी, गुरु सदैव दत्त। ऑप्शन सी, ढोंडो केशव कर्वे। और ऑप्शन डी, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। तो भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने की थी। अमृतलाल विठलदास ठक्कर यानी ठक्कर बापा, इन्होंने की थी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज, विशेषकर भील जनजाति के उत्थान, शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए समर्पित किया था। तो इसमें से ऑप्शन डी, जो अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ये आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन 1911, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, सर हरकोट बटलर। और ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस बिल को स्वीकार नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following statements about Act 5 of 1843 relating to slavery in India is correct? Option है A, it gives the masters the right to willfully keep their slaves tied to their estate. Option B, it denied the masters the use of courts to assert their claims on slaves. Option C, the law courts and masters worked jointly in resolving the cases of desertion. Or option D, the slaves become the owners of the land.
इस क्वेश्चन में एक्ट 5 ऑफ 1843 के बारे में पूछा है। तो इस एक्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में दास प्रथा, स्लेवरी जो है उसके कानूनी संरक्षण समाप्त करना था। इस कानून के बाद मालिक जो कि मास्टर्स है, मालिकों ने अपने दासों मतलब स्लेव्स पर कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। तो इससे रिलेटेड है ऑप्शन बी, इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज ऑफ कोर्ट टू असर्ट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव्स। जो कोर्ट में नहीं जा सकते थे उनके स्लेव्स के खिलाफ। तो ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बसीन ऑन December 31, 1802। ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में पूछा है। ट्रीटी ऑफ बसीन यानी बसई जो कि बसई भी बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बसई और वसई भी होता है। December 31, 1802 को पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ बसीन पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय यशवंतराव होलकर ने बाजीराव द्वितीय को युद्ध में हरा दिया था। अपनी सत्ता वापस पाने के लिए बाजीराव द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता मांगी। इसके बदले ट्रीटी ऑफ बसीन पर हस्ताक्षर कर लिए। इस ट्रीटी के अनुसार पेशवा को सब्सिडी अलायंस स्वीकार करना पड़ा, जो कि इसका मतलब है कि उनको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी। उसके बदले भुगतान भी करना पड़ा। इसी ट्रीटी के कारण एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी विठोजी होळकर, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी दौलतराव सिंधिया, ये भी गलत है। ऑप्शन डी माधवराव नारायण। तो ये इसका आंसर क्या है, बाजीराव 2, इन्होंने ट्रीटी साइन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर। तो अमर नायका सिस्टम के बारे में पूछा है कि किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चोलास, ऑप्शन बी चालुक्यास, ऑप्शन सी गुप्तास और ऑप्शन डी विजयनगरा। अमर नायका सिस्टम के बारे में जान लेते हैं पहले। अमर नायका सिस्टम विजयनगर की एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव सैन्य व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में राजा अपने नायकों को अमराम नाम की भूमि देता था। अमराम क्या है, ये लैंड जो भूमि है वो थी। उसके बदले में नायकों की जिम्मेदारी होती थी कि वे रेवेन्यू वसूल करें और कानून व्यवस्था बनाए रखे और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सेना उपलब्ध कराएं। लेकिन इसी व्यवस्था के कारण विजयनगर टूट गया। विजयनगर हजारों अमर नायकों के बीच बट गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं अमर नायका सिस्टम, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम थी, ये याद रखो। क्वेश्चन 29, फ्रैंकोइस बर्नर वाज फिजिशियन टू। किसका फिजिशियन था ये पूछा है। ऑप्शन ए प्रिंस मुराद, ऑप्शन बी प्रिंस जहानारा, ऑप्शन सी एम्परर शाहजहां, ऑप्शन डी प्रिंस दारा शिको। फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में इस बार पूछा है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर कौन था, एक फ्रेंच ट्रैवलर और फिजिशियन भी थे। वे 1956 से 1668 तक भारत में रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रैंकोइस बर्नर मुगल राजकुमार दारा शिकोव, ये जो है प्रिंस दारा शिकोव के पर्सनल फिजिशियन थे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी प्रिंस दारा शिकोव। बर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल को भी नजदीक से देखा और उसका विस्तृत वर्णन किया है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी प्रिंस दारा शिकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वाज टेकन ओवर बाय सुरजामली और नागरमुल ग्रुप। ऑप्शन ए मैक्लोइड ग्रुप, ऑप्शन बी ऑक्टाविया स्टील, ऑप्शन सी डेवनपोर्ट और ऑप्शन डी एंड्रयू ब्यूल। ये क्वेश्चन सुरजामल और नागरमल ग्रुप के बारे में पूछा गया है। यह एक प्रमुख भारतीय बिजनेस समूह था। स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय बिजनेसमैन थे उन्होंने कई कंपनियों का अधिग्रहण टेक ओवर किया। इन्हीं में से एक थी एंड्रयू यूल कंपनी। जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन डी एंड्रयू यूल। एंड्रयू यूल कंपनी एक प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी जिसे बाद में सुरजामल और नागरमल ग्रुप ने एक्वायर किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में नॉट करेक्ट पूछा है।
ऑप्शन ए इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रयतवारी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड. ऑप्शन बी रयतवारी वाज इन प्रिंसिपल अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रयट्स एंड स्टेट. ऑप्शन सी इट मीन्स अ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 years. नंबर दिया है. ऑप्शन डी इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन फार्मर इलाइट द जमींदार्स एंड वीकन द peasantry. क्वेश्चन का एनालिसिस करते समय क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं. सबसे पहले नॉट करेक्ट पूछा है. इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, तो जो करेक्ट है उसको एलिमिनेट करेंगे. रयतवारी सेटलमेंट क्या है, तो थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया था. यह व्यवस्था मुख्य रूप से सदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में लागू की गई थी. इसमें सरकार का सीधा समझौता डायरेक्ट सेटलमेंट किसान यानी रैयत के साथ होता था. इसमें कोई जमींदार बीच में नहीं था. तो ऑप्शन इसमें अपने को इसमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रयतवारी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड. ये करेक्ट है. अपने को इनकरेक्ट पूछा है. ऑप्शन बी रयतवारी वाज अ प्रिंसिपल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रयत एंड स्टेट. हाँ, ये भी सही है. ऑप्शन बी. ऑप्शन सी इट मीन्स अ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजुअली 30 years. यहाँ पे नंबर पूछा है. नंबर पूछते हुए भी 30 years यूजुअली पूछा है. यूजुअली 30 years, तो ये जनरल स्टेटमेंट हो जाता है. तो ये भी ऑप्शन सी सही है. और ऑप्शन डी इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथन द फार्मर इलाइट एंड जमींदार्स वीकन द peasantry. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि रयतवारी सिस्टम में जमींदारी की भूमिका समाप्त कर दी गई थी. सरकार ने टैक्स सीधा किसानों से जो वसूल किया, इसलिए यह व्यवस्था जमींदारों को मजबूत ही नहीं करती थी बल्कि उनकी भूमिका को कम करती थी. तो ये जो फार्मर इलाइट को स्ट्रेंथन करने की बात है ये गलत है. इसका आंसर है अपने को हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस IMS इज नॉट करेक्ट. अगेन नॉट करेक्ट पूछा है. सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं. IMS began in 1764. IMS began in 1764. Option B, it recruited health professionals by means of competitive examination. Option C, Indians were never admitted to IMS. मतलब इंडियंस को कभी एडमिटेड नहीं किया. The IMS was first meant to take after the troop. Option A is correct. IMS began in 1764. 1764 में ये शुरू किया था. ऑप्शन बी इट रिक्रूटेड द हेल्थ प्रोफेशनल बाय मींस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रोफेशनल को रिक्रूट किया जाता था. और ऑप्शन सी इंडियंस वेयर नेवर एडमिटेड टू IMS. ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन गलत है. तो हमें नॉट करेक्ट पूछा है और नॉट करेक्ट है ऑप्शन सी इंडियंस वेयर नेवर एडमिटेड टू IMS. ऐसा नहीं है, इंडियंस को भी एडमिट किया, इंडियंस को भी अलाउ किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 33. When was the monopoly of China trade lost by East India Company? Option A 1813, option B 1833, option C 1838, option D 1860. अब ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो इसका मतलब आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो. ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार CDS और UPSC के अदर एग्जाम्स में भी बहुत बार रिपीट होता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1833. रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 44. Chronologically arrange the following treaties convention signed between the Marathas and British starting with the earliest. जो सबसे पहले हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी, उससे अब वहां से स्टार्ट करते हुए क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. तो फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वडगांव एंड ट्रीटी ऑफ सूरत. तो इसका हम ईयर देख लेते हैं. ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी? 1775. ट्रीटी ऑफ सूरत 1775. ट्रीटी ऑफ नेक्स्ट डे ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये कब हुआ था? 1776. हाँ. कन्वेंशन ऑफ वडगांव कब हुआ था? 1779. एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या था? 1782. सो क्रोनोलॉजिकली आंसर है ऑप्शन ए 4231. 4231. ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर नहीं आता हो तो ये क्वेश्चन लीव कर सकते हैं क्योंकि इसका ईयर भी पता होना चाहिए. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए इसका ईयर भी पता होना चाहिए. और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंसेस और रिबेलियंस आर करेक्ट. सन्यासी रिबेलियंस के बारे में पूछा है. स्टेटमेंट ए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स फेस्ड द पर्सिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंसेस इन बंगाल एंड बिहार. ऑप्शन बी, यहाँ पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पे फोकस है. स्टेटमेंट बी
There were a number of Shaivite Naga sannyasi who formed into armed bands. Statements 3. Majnu Shah, who led the bands into Bengal from 1771, was their prominent leader. मजनू शाह जो लीडर थे, तो इसके ऑप्शन है 1 2 1 2 3 2 3 और 1 2 3. Governor General Warren Hastings faced the persistent सन्यासी fucking disturbance in बिहार. ये जनरल स्टेटमेंट है और ये सही है. सेकंड स्टेटमेंट है रिबेलियंस के बारे में. देयर वर अ नंबर ऑफ शेवट नागा साधुज हु फॉर्म इनटू आर्म्ड बैंड्स. हाँ, हो सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है. एंड ऑप्शन 3, मजनू शाह वाज लेड द बैंड इनटू मजनू शाह हु लेड द बैंड इनटू बंगाल फ्रॉम 1771 वाज देयर प्रोमिनेंट लीडर. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. हमें इसका आंसर करेक्ट जो है वो पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3. तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 46. In 1943, young leaders in which one of the following districts of Maharashtra set up a parallel government, Prati Sarkar, with volunteer corps, Seva Dals, and village unit Tufan Dal. इसका ऑप्शन है पुणे, नासिक, नागपुर, सातारा. ये स्पेसिफिक प्रति सरकार पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में पूछा है. तो 1943 में क्या हुआ था, यंग लीडर्स जो थे उन्होंने सातारा, ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन करेक्ट है. प्रति सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो क्रांति सिंह नाना पाटिल. जो इस सरकार ने सेवा दल और तूफान दल, मतलब जो लोकल थे, ग्रामीण क्रांतिकारी दल का गठन किया था. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सातारा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस which was later developed into बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय. किसने किया था ये क्वेश्चन पे पूछा है. तो ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी एनी बेसेंट, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी माधव HP ब्लेवेट्स्की. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन और इसका आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 58. हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है. तो इसका ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, बी महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और ज्योतिबा फुले. और इसका आंसर है ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख. इनको लोकहितवादी भी पॉपुलरली कहा जाता था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन. किन्होंने परस्यूट किया था, ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मतंगिनी हजरा, ऑप्शन डी मिथुबेन पेतित. तो इसके बारे में जान लेते हैं. एट दैट टाइम कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, a well-known socialist leader and freedom fighter, strongly believed that महिलाओं को भी इस आंदोलन में सामान्य रूप से भाग लेना चाहिए. She personally requested गांधी जी, इस आंदोलन को पुरुषों तक सीमित मत रखिए, महिलाओं को भी इसमें शामिल होने का अवसर दीजिए. गांधी जी इन्होंने इनकी बात मान ली and he accepted the suggestion, and later thousands of women actively participated in salt सत्याग्रह across country. हमें पता है कि across the country सॉल्ट सत्याग्रह में महिलाओं ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था. इसका आंसर है ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय. फैक्चुअल क्वेश्चन था, सीधा डायरेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं. हुमायूं से कौन एसोसिएटेड नहीं था. हुमायूं के बारे में जान लेते हैं. हुमायूं वाज एक्साइल्ड इन पर्शिया. ही केम इन कांटेक्ट विद फेमस पर्शियन आर्टिस्ट. व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही ब्रॉट सम ऑफ दीस पेंटर्स विद हिम. यहीं से मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है. विच लेटर फ्लरिश ड्यूरिंग अकबर. हमें पता है अकबर के शासनकाल में पेंटिंग फ्लरिश हुई थी. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन. ऑप्शन ए मीर सैयद अली, राइट है. ऑप्शन बी मौलाना दोस्त मुसावी. मौलाना दोस्त मुसावी वाज आल्सो एसोसिएटेड विद हुमायूं. तो हुमायूं's court and contributed to the early Mughal painting tradition. So this is also correct. Option C मौलाना यूसुफ. There was no historical evidence. इनके बारे में कोई पता नहीं है मौलाना यूसुफ. सो ऑप्शन सी हमें नॉट एसोसिएटेड पूछा है. तो इस हुमायूं से एसोसिएटेड कौन थे. मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसाविर और बिजाद, ये भी हुमायूं से एसोसिएटेड थे. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मौलाना यूसुफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मैच लिस्ट वन ऑथर और पॉलिटिकल वर्क के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए वृंदावन दास, बी कृष्णदास कविराज, मुकुंदरम चक्रवर्ती, एंड डी रामेश्वर भट्टाचार्य। डायरेक्टली क्वेश्चन है, बहुत सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बारे में पता है तो पता है, नहीं तो लीव करेंगे। बी 4-2-3 वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, बी कृष्णदास कविराज, चैतन्य हरित अमृत, सी मुकुंदाराम चक्रवर्ती चांदी मंगल, एंड ऑप्शन डी रामेश्वर भट्टाचार्य शिव संकीर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य's लीलावती इन पर्शियन? अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी फतुल्ला शिराजी, एंड ऑप्शन डी अताउल्ला रशीदी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम स्किप करेंगे क्योंकि अकबर का जो कोर्ट है उसमें भास्कराचार्य का लीलावती किसने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी फैजी। So that's all for today's history analysis of CDS 1 2021 set A. I hope this detailed explanation helped you understand not only the correct answers but also the concept behind each question. If you found this video useful, please like this video, share it with friends, and don't forget to subscribe to the channel for more CDS, CAPF and other defense exam content. नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीएस के सेकंड पार्ट जो 2021 का जो सेकंड पेपर था उसकी हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे और ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।